हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंडविन। आई एम शुभम महाजन। दोस्तों, आज का जो आपका वीडियो रहेगा वो है कंटिन्यूएशन हमारा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ठीक है, अगर आपने पहले ये वीडियो नहीं देखी है हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर तो आप देख सकते हैं। कल ही ये वीडियो हमारी जो है पब्लिश हुई थी। तो आज हमने जो है कैटेगरीज हमारी फंडामेंटल राइट्स की शुरू करनी है। जो हमारा सबसे पहले जिसमें आएगा राइट टू इक्वालिटी, और ये आर्टिकल्स कौन से कवर करता है 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है आर्टिकल नंबर 14, और आर्टिकल नंबर 14 जो है हमारा क्या आएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो हमारा ये इक्वालिटी बिफोर लॉ होता है ना, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये हमने लिया है ब्रिटेन से, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके साथ दूसरा आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस अगर आपसे पूछा जाए भाई कहाँ से लिया था, ये हमने लिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 14 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि हमारे देश में कभी भी जो है लॉ से ऊपर कोई नहीं जाएगा। लॉ की नज़रों में क्या है, हर कोई इक्वल है। ठीक है, लॉ की नज़रों में हर कोई इक्वल है, लॉ से बड़ा नहीं है। तो लॉ जो है हर किसी की इक्वली क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। जिसकी मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्जांपल क्या है, मैं आपको एक ऐसे मतलब बताता हूँ समझाने के लिए, कि जैसे सपोज कीजिए हमारे देश में देखो, आपको पता है कि जब आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, लाइसेंस बन जाता है। ठीक है, तो लाइसेंस बन जाता है, तो लाइसेंस जो है आपका 18 ईयर्स की एज के ऊपर ही बनता है। तो हमारे देश में कोई भी वो पर्सनैलिटी क्यों ना हो जाए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो जाए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाए, या हमारे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाए, कोई भी जो पर्सनैलिटी है, उनके जो बच्चे हैं, अगर वो 18 साल के नहीं हुए हैं तब तक उनका जो है लाइसेंस नहीं बन सकता है। और ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 कहता है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस का मतलब क्या हो गया, कि जैसे हमारे देश में कोई क्राइम है, अगर उसकी सज़ा है 1 साल, जैसे सपोज कर लो, तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी अगर उसकी जो है क्राइम को किया हुआ है, तो उनको भी जो है 1 साल की ही सज़ा मिलेगी, उनके लिए अलग से कोई प्रिविलेजेस नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आर्टिकल नंबर 14, जो सिंपल आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो एग्जाम में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, पर ये आपको ना ऐसे याद रहेगा पूरी उम्र, क्योंकि ये चीज़ ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शंस टू द इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए कौन कौन सी हमारे देश में एक्सेप्शंस आती हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पर आपने याद रखना है आर्टिकल नंबर 61। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 61 कहता है, 361 सॉरी, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो गवर्नर होते हैं ना किसी भी स्टेट के, वो कुछ जो है इम्यूनिटीज जो है इंजॉय करते हैं। इम्यूनिटीज का मतलब हो गया वो ये चीज़ें हमारे यहाँ पर इनके ऊपर बंदिशें नहीं आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है कि प्रेसिडेंट या जो गवर्नर होते हैं वो किसी भी कोर्ट में जो है कभी भी आंसरेबल नहीं होते हैं। ठीक है, इन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सरसाइज एंड पावर्स ऑफ द ऑफिस। जैसे सपोज कीजिए, अगर आपको पता होगा जो स्टेट हाई कोर्ट होती है ना, हाई कोर्ट के ऊपर जो अथॉरिटी होते हैं वो कौन होते हैं, गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर गवर्नर्स होते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो रूलिंग अथॉरिटी होती है वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक चीज़ याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए नहीं बुला सकती है। जैसे सपोज करो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो ना कुछ ऐसे काम नहीं कर रहे हैं, 1 महीना हो गया उनको काम नहीं किए हुए, तो पार्लियामेंट का कोई एक मेंबर जो है क्या करता है, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ऐसे एप्लीकेशन देता है कि इनको यार आप समन कीजिए और पूछिए कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस में या अपनी कोर्ट में बुला के ये क्वेश्चन कर सके। उसी तरह जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट के, उनके ऊपर भी जो है कोई ऐसा रूल नहीं चलता है, उनको भी हाई कोर्ट्स के जो है जजिस वहाँ पे समन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली इम्यूनिटी ये आ गई। दूसरी इम्यूनिटी आती है, कोई भी तरह की क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ नहीं हो सकती उसके ऑफिस के टर्म के साइड में। आपको पता है प्रेसिडेंट जो होते हैं वो 5 ईयर्स के टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, 5 ईयर्स में अगर उन्होंने कुछ ऐसा क्राइम कर लिया हुआ है, ठीक है, या पहले उनका कोई जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो अगर वो प्रेसिडेंट बन गए हुए हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट बन गए या वो गवर्नर बन गया ना, तो उनके खिलाफ आप किसी भी तरह की कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। तीसरा आता है, कोई भी प्रोसेस जो है अरेस्ट या इम्प्रिजनमेंट का प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ नहीं हो सकता किसी भी कोर्ट में उनके टर्म ऑफ ऑफिस के तहत।
ठीक है, जब वो 5 साल के लिए जॉब पे लगे हुए हैं, अपने काम पे लगे हुए हैं, तो आप उनके खिलाफ कोई भी कोर्ट जो है अरेस्ट ऑर्डर्स या इनको जेल में डालने का ऑर्डर नहीं कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी तरह की सिविल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ। ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग हो गया जैसे उनके ऊपर कोई आप ऐसे सिविल का प्रॉपर्टी रिलेटेड भी जो है कोई तरह का केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और चीज़, अब इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 361 ए। आर्टिकल नंबर 361 ए कहता है कोई भी पर्सन जो है किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं है अगर उसके खिलाफ किसी न्यूज़पेपर ने अगर पब्लिशिंग दी है। ठीक है, समझ आ गई? जैसे सपोज कीजिए कोई एक पर्सन है, कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके खिलाफ ना जैसे स्टिंग ऑपरेशन होता है कि मतलब कि उन्होंने कुछ ऐसे करप्शन की या कुछ भी किया, उनके खिलाफ ना जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, जब वो उनके खिलाफ ऐसा केस चल रहा था, सॉरी मतलब जब वो न्यूज़पेपर ने प्रूफ कर भी दिया ना, तब भी उनके खिलाफ जो है किसी भी तरह का कोई केस नहीं किया जा सकता कोर्ट में। न्यूज़पेपर पब्लिशिंग्स जो है वो कभी भी एडमिसिबल नहीं होती हैं कोर्ट्स में, ये आप याद रखना। ये शायद आपने मूवीज़ में भी कभी देखा होगा। ठीक है, तो आपको अगर पता होगा ये कौन से आर्टिकल की वजह से होता है, आर्टिकल नंबर 361 ए की वजह से। तो दूसरा आता है, अब इसके बाद आता है कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है किसी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए आंसरेबल नहीं होता अगर वो पार्लियामेंट में या किसी कमेटी में कुछ बोलता है। ठीक है, किसी भी पार्लियामेंट में कुछ भी अगर वो बोलता है, कुछ अगर मतलब उल्टा सीधा बोल देता है, तब भी उनके ऊपर जो है किसी भी तरह की कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होती है। ये आर्टिकल नंबर 105 कहता है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए हो गया। उसी तरह जो एमएलएस होते हैं, ठीक है, जो एमएलएस होते हैं इनके ऊपर भी कोई जो है प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है कोर्ट में अगर उन्होंने कुछ भी अगर उनके खिलाफ किसी के खिलाफ बोला है या उनके खिलाफ कोई वोट हुआ है किसी लेजिस्लेचर में। और ये कौन सा आर्टिकल आता है? 194। यहाँ पर था 105 और यहाँ पर आता है आर्टिकल नंबर 194। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं फिर। ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 14 जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ था। और इसी के अंदर एक और चीज़ याद रखना, आर्टिकल नंबर 14 में ही रूल ऑफ लॉ भी कवर होता है। रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया हमारे देश में हमेशा क्या जो है लॉ ही सबसे ऊपर रहेगा, लॉ के ऊपर कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा आर्टिकल नंबर 15 आता है प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, कलर और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? हमारा जो है आर्टिकल नंबर 15 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या पार्लियामेंट को, ठीक है, या पार्लियामेंट को या एग्जीक्यूटिव को जो है एक ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, आपने हमारे देश में कभी भी किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है। आपने किसी का भी जो है उनके कलर को देख के, उनके रिलीजन को देख के, उनकी कास्ट को देख के, उनके प्लेस ऑफ बर्थ को देख के कभी भी जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब हो गया जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन सी होगी वो मैं लिख देता हूँ। डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन सी आ गई आपकी, जैसे आप कह सकते हैं एक्सेस टू शॉप्स। ठीक है, शॉप्स हो गया, पब्लिक घाट्स हो गए, रेस्टोरेंट्स। ठीक है, आप कह सकते हैं रोड हो गया। ठीक है, टेम्पल्स वगैरह हो गए। यहाँ पर किसी तरह की आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। आर्टिकल नंबर 15 में हमारे देश में पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन जो है क्या हो गई है, बैन हो गई है। और अगर इसके ऊपर कोई अगर ऐसा होता है, अगर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, तो आर्टिकल नंबर 15 हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को एक और पावर देता है कि आप इसके खिलाफ कोई सख्त कानून भी बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। ठीक है, तो हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन कौन से आर्टिकल से खत्म होगी? आर्टिकल नंबर 15 से। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। वो आता है आपका आर्टिकल नंबर 16। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बताइए इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 जो है हमें कहता है, हमें क्या है, ये गवर्नमेंट को भी कहता है। ठीक है, जैसे देखिए आप सब इंस्पेक्टर की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए जुड़े हुए हैं, तो आपने फॉर्म तो भर लिया होगा अभी तक। ठीक है, क्या मेरे को एक चीज़ बताइए, जब हमारे जेकेएसएसबी ने कोई नोटिफिकेशन निकाली थी तो क्या वहाँ पे ये लिखा था कि खाली जो है यहाँ पर जो है ये एग्ज़ाम को खाली हिंदूज भरेंगे या खाली मुस्लिम्स भरेंगे या खाली आप कह लीजिए या सिख कम्युनिटी भरेगी या तीनों कम्युनिटीज़ भरेंगी, पर इसमें जनरल कैटेगरी भरेंगे खाली?
ठीक है, खाली जनरल कैटेगरी वाले भरेंगे, जो शेड्यूल कास्ट हो गए या कोई हमारे शेड्यूल ट्राइब्स वाले हो गए, या ये कोई एग्ज़ाम नहीं भरेगा, ऐसा नहीं ना होता। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 16 है। आर्टिकल नंबर 16 कहता है जब भी आपने कॉलेजेस, ठीक है, कॉलेजेस, स्कूल्स या गवर्नमेंट जॉब्स होगी, ठीक है, या गवर्नमेंट जॉब्स होगी, यहाँ पर जब भी आपने एडमिशन लेनी है ना, तो ये हर कोई लेगा। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस वगैरह जो है ये क्या होंगे, पूरी तरह से क्या होंगे, ये ओपन है हर किसी के लिए, हर किसी जाति के लिए, हर किसी धर्म के लिए। कौन सी वजह से? आर्टिकल नंबर 16 की वजह से। हर किसी को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लेने की परमिशन है पूरी तरह से। आपका धर्म, जाति, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रिलीजन वगैरह कोई चीज़ जो है नहीं देखी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना आप। तो ये आ गया हमारा आर्टिकल नंबर 16। पर एक चीज़ याद रखना, आर्टिकल नंबर 16 में एक्सेप्शंस क्या आती हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल नंबर 16 में एक्सेप्शंस क्या आती हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, और आर्टिकल नंबर 16 में एक्सेप्शंस आती हैं रिजर्वेशंस। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे देश में जो है किसी भी बैकवर्ड क्लास के पर्सन को किसी भी तरह से जो है वहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में ला के जो है उनको क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकली बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया हमारा, आर्टिकल नंबर 16 आ गया। तो चलिए अब आर्टिकल नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 17 आता है हमारा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। देखिए, हमारा जो इंडिया है इसकी बड़ी ही एक पुरानी हिस्ट्री है, किसके ऊपर, छूत अछूत के ऊपर या कास्टिज्म के ऊपर। ठीक है, तो बड़े ऐसे लोग हैं जिनको जो है पहले स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, या पब्लिक प्लेसेस हो गए, मंदिर हो गए, इनमें जो है असेसमेंट नहीं मिलती थी, मतलब यहाँ पर इनको जो है घुसने से भी मना कर दिया जाता था, और इनको इनके धर्म से या इनकी जाति से जो है इनको क्या किया जाता था, जज किया जाता था। तो हमारे देश में आफ्टर जब हमारा देश क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक हो गया या कॉन्स्टिट्यूशनली रिपब्लिक हो गया, तब हमारे देश में उसी दिन से विद इमीडिएट इफेक्ट क्या हो गया, हमारे देश में अनटचेबिलिटी होगी या ख़त्म। अगर आप क्या करते हैं, किसी के साथ अनटचेबिलिटी करते हैं, ऐसा कुछ व्यवहार करते हैं, तो आपके ऊपर क्या हो जाता है, पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के ऊपर पावर है कि वो किसी भी तरह से अनटचेबिलिटी के ऊपर किसी भी कोई तरह का क्या कर सकते हैं, कानून लगा सकते हैं। जैसे अगर आपको पता होगा पार्लियामेंट ने क्या किया था 1955 में, ठीक है, 1955 में क्या लाया था, अनटचेबिलिटी एक्ट लाया था। ठीक है, क्या लाया था, अनटचेबिलिटी एक्ट लाया था 1955 में। 1976 में अनटचेबिलिटी एक्ट का जो है नाम चेंज करके, ठीक है, इसका नेम किया गया, इट वॉज रीनेम्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955। ठीक है, इसमें जो है ये पूरी तरह से फिर आर्टिकल नंबर 17 के तहत इनके लिए कानून जो है और सख्त बनाएंगे, जो 1955 में हमें लगा था कि ये जो है कुछ कम है ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आर्टिकल नंबर 17। तो अब आता है लास्ट आर्टिकल हमारा राइट टू इक्वलिटी का, वो कौन सा आएगा आपका, राइट आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 जो है इसकी हेडिंग आती है एबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक अचीवमेंट्स। ठीक है, जैसे एक चीज़ याद रखना, हमारे देश में आप जो है कोई भी अपने आप को टाइटल नहीं दे सकते। जैसे पहले लोग अपने नाम के आगे लगाते थे, जैसे महाराजा हो गया, ठीक है, जैसे महाराजा हो गया, राज बहादुर हो गया, ठीक है, राज बहादुर हो गया, राय बहादुर हो गया, राय बहादुर हो गया, राय साहब हो गया, ठीक है, राय साहब हो गया, दीवान बहादुर हो गया। ये पहले क्या करते थे, लोग अपने नाम के आगे टाइटल्स देते थे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 18 जो है हमें और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोहिबिट करता है कि आप किसी को किसी भी तरह का जो है टाइटल नहीं दे सकते हैं, और वो अपने नाम के आगे जो है टाइटल्स लगा भी नहीं सकते हैं, जैसे महाराजा वगैरह मैंने आपको बताया। पर अगर उन्होंने वो टाइटल अगर कमाए हैं, जैसे मिलिट्री के क्या होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, ठीक है, जैसे ब्रिगेडियर हो गए, जनरल हो गए, ठीक है, एडमिरल हो गए, मार्शल हो गए। फिर उसके बाद अगर आपको पता होगा जो होते हैं प्रोफेसर्स हो गए, ठीक है, प्रोफेसर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, इंजीनियर्स हो गए। अगर आपने ये टाइटल्स कमाए हुए हैं, ठीक है, अगर आपने ये टाइटल्स कमाए हुए हैं, तो आपको ये अपने टाइटल्स अपने नाम के आगे लगाते जो है कोई रोक भी नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ आपने एक याद रखनी है। ठीक है,
और एक और चीज़, ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ, 1995 में क्या होता है, ठीक है, 1995 में होता है बालाजी राघवन केस, बालाजी राघवन, ठीक है, बालाजी राघवन केस होता है। इसमें हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी, इन्होंने बोला जो हमारे नेशनल अवार्ड्स आते हैं, ठीक है, नेशनल अवार्ड्स हैं, कौन कौन से नेशनल अवार्ड्स आते हैं हमारे, भारत रत्न हो गए, ठीक है, भारत रत्न, फिर आता है हमारे पद्मश्री या पद्म विभूषण आप लगा लो, ठीक है। ये कुछ जो अवार्ड्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस किया था कि भाई आप बताइए कि जो हमें फिर अगर हम अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते हैं तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर हमें ये टाइटल्स क्यों देती है, ये तो फिर हमारे साथ मजाक किया जाता ना। तब सुप्रीम कोर्ट में बालाजी राघवन केस जो 1955 में हुआ था, इसमें बोला गया था कि जो है आप ये वाले जो टाइटल्स हैं जो आपको गवर्नमेंट जो दे रही है, ये आप अपने नाम के आगे पूरी तरह से लगा सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, ये जो टाइटल्स आते हैं हॉनरेरी टाइटल्स, जो महाराजा, कोई अपने नाम के आगे सर लिख लेता है, गोल्ड मेडल लिख लेता है, पर अगर उसके पास इसकी सर्टिफिकेशन नहीं ना है, तब तक वो अपने नाम के आगे ये चीज़ नहीं लगा सकते। अब जैसे ब्रिगेडियर हो गया, प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हो गए, ये तो सर्टिफाइड थे ना। एक प्रोफेसर अपने नाम के आगे क्यों लगाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उसको सर्टिफाइड प्रोफेसर बनाया ना, तभी तो वो रिटायर हुआ है या वो उसमें सर्विसेज दे रहा है, तभी वो अपने नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर्स जो है या प्रोफेसर्स या सीएस वगैरह जो है लगा सकता है, ठीक है। तो ये आगे हमारा आर्टिकल नंबर 18, और इसके साथ आपका जो है राइट टू इक्वालिटी होता है खत्म। अब हम करेंगे राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम जो हमारा कौन से आर्टिकल से आता है, 19 से लेकर 22 तक। पहले आता है हमारा आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 हमें देता है 6 तरह की फ्रीडम, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19, एक चीज़ याद रखना, फंडामेंटल राइट्स में सबसे ज़रूरी हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल नंबर 19 ही आता है, जो हमें 6 तरह की फ्रीडम्स देता है। और एक और चीज़, आपने इसको याद भी ऐसे ही करना है, ये आ गया आपका 19A, ठीक है, 19B आ गया, 19C आ गया, 19D आ गया, 19E आ गया आपका, और 19F आ गया, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 19 हमें 6 तरह की राइट्स देता है। पहले आता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका मतलब हो गया आप हमारे देश में कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी तरह की स्पीच दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा आ गया फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली का मतलब हो गया आप किसी भी तरह से जो है मूवमेंट निकाल सकते हैं। मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, ठीक है, मूवमेंट का मतलब हो गया कि जो आप क्या करते हैं, जैसे हड़ताल वगैरह होते हैं, जुलूस वगैरह होते हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। पर एक चीज़ याद रखना, फ्रीडम टू असेंबल जो है वो क्या है, पीसफुली है आपका, पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप जो है पीसफुली किसी भी तरह का जो है प्रोटेस्ट रैली निकाल सकते हैं, आपने किसी भी तरह के हथियार अपने साथ नहीं रखने हैं। फिर आता है आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस का मतलब हो गया कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जो है बना सकते हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब हो गया, यहां पर मैं पूरा लिख देता हूं, फ्रीली थ्रू आउट, ठीक है, फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हो गया, आप हमारे देश में कहीं पे भी पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर आप कश्मीर से हैं, आपको कोई पंजाब जाने से मना नहीं करेगा। अगर आप पंजाब से हैं, आपको कोई भी कश्मीर में आने से गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है। ये आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस का मतलब हो गया, बीइंग ए रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यू कैन बाय योर हाउस एट केरला और चंडीगढ़ और एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, हमारे देश की किसी भी एरिया में आप खरीद सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 19E हो गया। और लास्ट आता है आपका राइट टू प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब हो गया आप किसी भी तरह का जो है काम कर सकते हैं, चाहे आप दवाइयों का काम कीजिए, मेडिसिन शॉप खोल लीजिए, जूतों का काम खोल लीजिए, आप चाहे कपड़ों का, रेडीमेड गारमेंट्स का, या होजरी कर लीजिए। आप किसी भी तरह का जो है प्रोफेशन हमारे देश में क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है, आपको उसके लिए सर्टिफिकेशन जो है लेनी ज़रूर पड़ती है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो ये आ गया आपका राइट टू हमारा आर्टिकल नंबर 19। और एक और चीज़, अगर आपको कल याद होगा, मैंने आपको बताया था जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो पहले होते थे 7 कैटेगरीज के। उसी तरह जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 था ना, ये अभी आपको मैंने 6 बताया ना, पर पहले ये भी क्या होते थे, 7 राइट्स के साथ आता था। इसमें भी राइट टू प्रॉपर्टी होता था, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा 2 जगह था। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा आर्टिकल नंबर 19 में भी था, और किस में था, आर्टिकल नंबर 31 में भी था, ठीक है। दोनों जगह था ये। तो हमने दोनों जगह से इसको जो है हटा दिया।
The right to acquire, hold and dispose of property was deleted by 44th Constitutional Amendment of 1978. ठीक है, तो चलिए आपका आर्टिकल नंबर 19 हो गया, तो चलते हैं आगे अब आर्टिकल नंबर 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल नंबर 20 और 21 अगर आपको याद होगा, ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 और 21 अगर आपको याद होगा, ये हमारे इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे नहीं सस्पेंड होते हैं, नॉट सस्पेंडेड, ठीक है, दे आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये चीज आपने क्या करनी है, इसके बारे में याद रखनी है। अब आर्टिकल नंबर 20 की डेफिनेशन क्या आती है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब याद रखना आप, हमारे देश में कभी भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये देखिए, पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड द एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्सक्यूज पर्सन वेदर सिटीजन और फॉरनर और लीगल पर्सन लाइक ए कंपनी और कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 20 हमें मदद करता है कि हमें कभी भी जो है प्रिस्क्राइब्ड सजा से ज्यादा कभी भी जो है नहीं दी जाएगी। इसका मतलब और मैं आपको अच्छी तरह से बताऊं, जैसे सपोज करो कोई एक क्राइम है, उसकी सजा अगर 1 साल है ना, तो जज हो गए या गवर्नमेंट हो गया अपनी मर्जी से हमें उसकी सजा 5 साल के लिए नहीं लिख के दे सकते। ठीक है, यही हमारा आर्टिकल नंबर 20 है, और तभी ये सस्पेंड नहीं किया जाता है। फिर से बता दूं, कोई भी एक क्राइम की जितनी सजा लिखी होती है, जितना उसका पेनल्टी लिखा होता है, उतना ही आपको जो है वो भुगतना है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको कोई भी उसके ऊपर आपके ऊपर थोप नहीं सकता। तो चलिए इसके अंदर क्या आता है, पहले इसमें आता है नो एक्सपेक्टो नो एक्सपोज फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी पर्सन जो है, ठीक है, वो उसको उसकी सजा उससे ज्यादा नहीं मिल सकती जितना उसने लॉ में, सॉरी, जितना जब उसने क्राइम को किया था, जितना उस समय वहां पे सजा थी, उतनी जो है उसको क्या करनी है, भुगतनी है। ठीक है, सब्जेक्ट टू द पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको और अच्छी चीज बताता हूँ। सपोज करो फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉज क्या करता है, जैसे सपोज करो आज से आपने क्या किया, 5 साल पहले कोई क्राइम किया, ठीक है, जैसे चोरी कर ली, ठीक है, चोरी कर ली, उस समय जो हमारे देश में कानून थे उसमें चोरी की सजा होती थी 1 साल की। ठीक है, पर 5 साल के बाद जो है आपके फैसला आया और आपको बोला गया कि आपको जो है 5 साल की सजा, ठीक है, क्योंकि अभी जो है करंट क्या है हमारा 5 साल का, अगर सपोज करो उसके ऊपर सजा आती है, पर हमारा आर्टिकल नंबर 20 कहता है जो उस समय जब इसने गुनाह किया था ना, जो उस समय सजा लिखी हुई थी, जो उस समय कानून में था, उसको उसी के हिसाब से क्या होगी, सजा मिलेगी। यही हमारा आर्टिकल नंबर 20 बता रहा है। अब आता है लास्ट हमारा, इसमें दो चीजें और आती है, नो डबल जेपर्डी। ठीक है, नो डबल जेपर्डी। जेपर्डी का मतलब हो गया एक पर्सन को कभी भी प्रोसिक्यूट या पनिश नहीं दिया जाएगा सेम ऑफेंस के लिए एक बारी से ज्यादा। अब ये मैं आपको कैसे समझाऊं, देखिए, जैसे सपोज करो आपने कोई गुनाह किया, आपने जैसे चोरी की, ठीक है, उसने उसकी आपने 1 साल सजा काट ली, पर वही सजा के लिए आपको फिर से जो है वही गुनाह के लिए आपको जो है फिर से सजा नहीं मिलती है। ये जो है नो डबल जेपर्डी का क्या है मतलब है, ठीक है, एक गुनाह के लिए 2 बारी आपको सजा नहीं मिलेगी, जो आपने एक बारी सजा काट ली है वही आपकी जो है क्या होगी, पनिशमेंट होगी। फिर आता है नो सेल्फ इंक्रीमेशन। नो सेल्फ इंक्रीमेशन आपने मूवीज में बड़ी बार देखा होगा, और वहीं से आप जो है समझेंगे क्या होता है। कोई एक हीरो होता है, वो क्या कहता है, अमीर जो है लड़की के साथ प्यार करता है, तो उसके फादर को जब पता चलता है तो वो उनको तड़पाता है, बड़ा ज़्यादा उसको तंग करता है। तो बाद में वो क्या करता है, उसकी मदर को सामने लेके आता है और वो कहता है अगर तूने अपना गुनाह नहीं कबूल किया कि जैसे तूने मर्डर कर दिया, तो मैं तेरी मदर को मार दूंगा। यही होता है ना, इसी को सेल्फ इंक्रीमेशन कहते हैं। कोर्ट्स जो है या कोई पुलिस जो है, आपका दिया हुआ बयान कभी भी जो है आपके खिलाफ नहीं यूज़ कर सकती है। जैसे सपोज करो आपने क्राइम अगर जो है एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ये किया था, आपको उसके लिए सज़ा नहीं होगी। देखिए ना, सबसे पहले क्या होता है जब किसी इंसान को पकड़ा जाता है, वो ये नहीं कहता मैंने नहीं किया ये गुनाह, फिर तो उसको छोड़ देना चाहिए ना। वो तो कह रहा है मैं पूरी तरह से वो गुनहगार नहीं हूँ तो मुझे छोड़ दो, फिर तो ये भी होना चाहिए ना। तभी यहाँ पे सेल्फ इंक्रीमेशन कभी भी नहीं चलता। कोई भी पर्सन किसी भी ऑफेंस के लिए अपना जो है गवाह वो खुद नहीं बन सकता। ही कैनॉट बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 20। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता देना, मैं आपको इसके बारे में फिर से अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो 20 आर्टिकल हो गया हमारा। तो चलिए आपका आता है आर्टिकल नंबर 21। ये भी मुश्किल है।
देखिए आर्टिकल नंबर 20 और 21 पढ़ने में भी मुश्किल है, तभी मेरे को लगता है क्या पता कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला ये सस्पेंड नहीं होंगे कभी। आर्टिकल नंबर 21 आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? आर्टिकल नंबर 21 कहता है कोई भी पर्सन जो है अपनी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा। और एक और चीज यहां पर मैं लिख भी दूं, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 एंड आर्टिकल नंबर 21 आर कोरिलेटेड, आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, आर्टिकल नंबर 19 हमें क्या करता है, फ्रीडम्स देता है 6 तरह की। और एक और चीज याद रखना, वो फ्रीडम्स जो आर्टिकल नंबर 19 में नहीं कवर हो पाई, वो सारी की सारी फ्रीडम्स कहां पर आ जाती है, आर्टिकल नंबर 21 में। पर्सनल लिबर्टी का मतलब हो गया यार मेरे को बड़ी चीज़ों की आज़ादी है ना ही खाली मेरे को बोलने की आज़ादी है, मेरे को रहने की भी आज़ादी है, मेरे को खाना खाने की भी आज़ादी है, मेरे को बिजली मिले, मेरे को पानी मिले, मेरे को उसकी भी आज़ादी है ना। वो सब कहाँ पर आता है, आर्टिकल नंबर 21 में आता है। ठीक है, और ये राइट जो है दोनों के पास आता है, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के पास। मतलब कि मेरे पास वो आर्टिकल्स, मेरे पास वो क्लॉजेज जो आर्टिकल नंबर 19 में फ्रीडम में नहीं कवर हो पाए, वो सारे के सारे कहाँ पर आ गए, आर्टिकल नंबर 21 में। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आई है, इसकी मैं आपको एग्जांपल बता दूं। ठीक है, देखिए मेनका गांधी केस होता है, एक मेनका केस होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोला था कि ये कुछ राइट्स जो हैं आर्टिकल नंबर 21 के पार्ट्स आते हैं। अब यहां से आपको समझ आएगा व्हाट इज आर्टिकल नंबर 21। पहला आता है राइट टू लिव इन ह्यूमन डिग्निटी। आप अपनी डिग्निटी के साथ पूरी तरह से, आपकी जो है इज्जत के साथ आपको रहने की पूरी तरह से परमिशन है। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। देखिए आप जैसे किसी एरिया में रहते हैं, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं, आपको पता है वहाँ की क्या हालत है, पॉल्यूशन कितना है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर केस कर सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 21 कि भाई मेरे को क्या, मेरी क्या सज़ा है भाई, पॉल्यूशन यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। तो हम आपको जो है रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आप गवर्नमेंट को बोलिए कि भाई पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए कुछ कीजिए। ठीक है, राइट टू लिवलीहुड, आपको रोजगार हमेशा मिलेगा, आप रोजगार के लिए गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 21 है। राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल नंबर 21, याद रखना। राइट टू शेल्टर इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21। आप गवर्नमेंट से जो है केस कर सकते हैं कि भाई मेरे पास घर नहीं है, हमें घर प्रोवाइड कीजिए, या मेरा घर आप छीनिए मत। राइट टू हेल्थ हमारा फंडामेंटल राइट है, हम गवर्नमेंट के ऊपर केस कर सकते हैं कि भाई हमें हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए जाएं। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्री लीगल एड। राइट अगेंस्ट सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट, आपको जो है जेल में खाम खा रखा गया, वो आपके उसके खिलाफ जो है आपके केस कर सकते हैं। राइट टू स्पीडी ट्रायल्स। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। राइट अगेन इनह्यूमन ट्रीटमेंट। राइट अगेन डिलेड एग्जीक्यूशन। राइट टू ट्रैवल अबॉर्ड। ठीक है, आपको फॉरेन जाने से कोई नहीं रोक सकता है, आपका पूरी तरह से ये जो है फंडामेंटल राइट है। राइट अगेन बॉन्डेड लेबर। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल हरासमेंट या राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड। राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ ए स्टेट, या राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल्स। ये आपके सब के आते हैं, आर्टिकल नंबर 21 के पार्ट्स हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अब समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आर्टिकल नंबर 21 ए के ऊपर चलते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 ए के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट ओरिजिनल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 21 है हमारा जो है ओरिजिनल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 इज नॉट द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये जो है हमने 2002 में लाया था। ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में याद रखना, वो चीजें जो 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन लगा था ना, तब वो हमारे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 21 हमारा ओरिजिनल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये किसी अमेंडमेंट से लाया गया था। अब वो कौन सी अमेंडमेंट आती है? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 ए कहता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और आर्टिकल नंबर 21 ए कहता है कि कोई भी पर्सन को गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, जब तक वो 6 से लेकर 14 साल के नहीं हो जाते हैं। ठीक है, हमारे देश में 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के लिए एजुकेशन कंपलसरी है,
ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उनको एजुकेट होने से मना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और एक और चीज़, यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन आती है खाली, ना ही कोई प्रोफेशनल एजुकेशन। तो ये भी आपको समझ आ गई होगी। तो लास्ट आपका आर्टिकल आता है हमारा राइट टू फ्रीडम में, आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 है प्रोटेक्शन अगेन अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। देखिए, आर्टिकल नंबर 20 जो था हमारा, आर्टिकल नंबर 20 जो था वो कहता था कि जब आप जेल के अंदर हैं या आपके ऊपर जब केसेस चल रहे हैं, जब आपके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं, तब आपका क्या फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब ये वो है जब आपको विदाउट एनी वारंट जब जेल में डाला गया, वो आर्टिकल नंबर 20 है। ठीक है, इसमें डिटेंशन आती है। ठीक है, प्रोटेक्शन देते हैं लोगों को, आर्टिकल नंबर 22, जो अरेस्ट किए गए हैं या डिटेन किए गए हैं। और डिटेंशन दो तरह की आती है, वो आती है प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। ठीक है, सिंपल मैं आपको बता दूं, इतना कुछ मतलब ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। पहले तो मैं आपको आर्टिकल नंबर 22 बताऊं इसमें होता क्या। ठीक है, आर्टिकल नंबर 22 हमें क्या क्या चीज़ें बताता है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, आपको ये तो पता ही होगा, आपको बिना वारंट के जेल में नहीं डाला जा सकता। ठीक है, तो ये आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा, अगर आपको जेल में डाला गया तो आपका फंडामेंटल राइट है कि आप क्या कर सकते हैं, वकील कर सकते हैं। और वो कौन से आर्टिकल की वजह से, आर्टिकल नंबर 22 की वजह से। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, ये आपका आर्टिकल नंबर 22 आ गया। और एक और चीज़ देखिए, जैसे सपोज कीजिए आपको पता है कि पुलिस वाला कभी भी जो है बिना वारंट के किसी को जेल में नहीं डाल सकता है ना। पर जैसे सपोज करो रात को वो क्या कर रहे थे, एक ना ऐसे निकले हुए थे सड़कों पे रात को, जिसको पेट्रोलिंग कहा जाता है। ठीक है, पेट्रोलिंग में वो जा रहे थे, तो रात के 12 बजे उन्होंने देखा यार वो कोई एक पर्सन है किसी का मर्डर करने लगा। अब वो क्या वारंट का वेट करेंगे, ऐसा नहीं ना होगा। ठीक है, तब उन्होंने उसको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। एक चीज़ याद रखना, कोई भी पुलिस वाला अगर किसी को पर्सन को बिना वारंट के अगर जेल में डालते हैं ना, तो वो उनको 24 घंटे से ज़्यादा देर के लिए जेल में नहीं रख सकते हैं। तो ये वही है, 24 घंटे के अंदर वो पुलिस वाले को क्या करना पड़ता है, उनको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो अगर उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, तब उनके ऊपर क्या हो जाता है, केस हो जाता है। राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स आ गया इसमें। और एक और चीज़, राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट अथॉरिटीज फर्दर डिटेंशन। ठीक है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये पर्सन सच में गुनहगार है, इसको आगे जेल में रखना चाहिए 10-15 दिन के लिए, तब वो होगा, नहीं तो मैजिस्ट्रेट उनको क्या कर देते हैं, 24 घंटे के बाद छोड़ देते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़, ये आती है नॉर्मल डिटेंशन। ठीक है, नॉर्मल डिटेंशन आती है जिसको क्या कहा जाता है, प्यूनिटिव डिटेंशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्यूनिटिव डिटेंशन, जिसमें क्या होता है, एक पर्सन को सिंपल एक दिन के लिए या 24 घंटे के लिए जेल में रखा जाता है। दूसरी आती है, ये आगे प्यूनिटिव डिटेंशन, दूसरी आती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये चीज़ें कवर नहीं होती हैं। जैसे कोई एक पर्सन सपोज करो, ठीक है, एक पर्सन को एक बारी जेल में डाला गया था, आज से कोई 3-4 साल पहले उसने क्या किया था, मर्डर अटेम्प्ट किया था। फिर 6 महीने के बाद वो फिर से जेल में चला जाता है, फिर से वो मर्डर अटेम्प्ट कर रहा था। 4-5 बार वो जो है जेल में चला गया, क्योंकि वो उसने हर बारी क्या किया, किसी को मारने का या धमकाने का काम किया। हमें लगा कि ये पर्सन बड़ा खतरनाक है, तभी हमने इसको क्या करना है, जेल में रखना है। ठीक है, अब उस पर्सन के ऊपर जो है लगती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन कुछ सीरियस जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनके ऊपर लगती है। ठीक है, और इसके ऊपर उनको जो है ना ही वकील मिलता है ना ही कुछ मिलता है। तो जो भी उनका जो फैसला होगा वो कौन करेगी, कोर्ट ही करेगी। ठीक है, कोर्ट ही करेगी, कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि क्या इसको वकील मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और कोर्ट ही डिसाइड करेगी इसको 5 साल 6 साल 10 साल जो है जेल में आप क्या कीजिए, रखिए। तो ये आ गया हमारा आर्टिकल नंबर 22, जिसमें हमने क्या किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन जो है दोनों किया। ठीक है, और एक और चीज़, आर्टिकल नंबर 22 जो है खाली हमारे देश में क्या होते हैं, खाली हमारे देश में एक फ्रेंडली एलियंस के लिए होते हैं। एनिमी एलियंस जो है इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर के होते हैं, जेल में जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जो है राइट टू फ्रीडम तक की करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपका पार्ट 3 होगा फंडामेंटल राइट का, उसमें हम कहाँ से शुरू करेंगे, राइट एंड एक्सप्लॉयटेशन से करेंगे, और फिर आगे जो है कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका फंडामेंटल राइट जो है कंप्लीट हो जाए। इन द मीनवाइल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा,
कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।